और उन दोनों स्कूलों के जो हमारे मेहमान हैं, अंजू जी सियाग जो आधार पब्लिक शिला स्कूल के डायरेक्टर हैं और सुभाष जी शोरान जो इंडस पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर हैं। तो दोनों का हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है सर। मैम, तो सबसे पहले हम मैम से स्टार्ट करते हैं। मैम, आपका स्कूल कब आपने स्थापित किया और अब तक के रिजल्ट्स, और खासकर इस साल आपके 10th का भी आ गया और 12th का रिजल्ट भी आ गया, उसके बाद। सर्वप्रथम तो सभी शुद्ध श्रोताओं को, दर्शकों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं 10वीं और 12वीं कक्षा में उत्तीर्ण सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी कि उनके अथक मेहनत से जो उन्होंने साल भर प्रयत्न किए, उनका परिणाम आज उनके सामने है। सभी स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट, और मैं विशेषतर कहूँ कि जींद का रिज़ल्ट वाकई बहुत अच्छा है। ये सब उनके टीचर्स की मेहनत का परिणाम है, उनके पेरेंट्स की सपोर्ट का रिज़ल्ट है, और स्टूडेंट्स ने जो साल भर मेहनत की, ये उसका परिणाम है। अभी रमेश जी का सवाल, सर हमने 2011 में स्कूल शुरू किया। उस वक्त ये सिर्फ 6ठी कक्षा तक था। हर साल एक कक्षा को हमने बढ़ाया और 2018 में पहली बार 12वीं की परीक्षा के मेरे स्कूल से छात्रों ने पेपर दिए। ये हमारा तीसरा बैच था, जिसमें 12वीं के रिज़ल्ट में कॉमर्स में जिले का फर्स्ट टॉपर आधारशिला से निकला है। कॉमर्स में ही 3rd और 4th पोजीशन भी आधारशिला से ही रही हैं। तो अध्यापक लगातार मेहनत कर रहे हैं। स्कूल मैनेजमेंट जो है वो लगातार छात्रों को, अध्यापकों को वो सुविधाएं दे रहा है कि वो दिन रात उन्नति कर सकें, आगे बढ़ सकें, और स्टूडेंट का हार्ड वर्क तो है ही। मैं सभी को शुभकामनाएं देती हूँ जी। सुभाष जी, आपका स्कूल कब इस्टेब्लिश किया गया और रिजल्ट्स के बारे में क्या कहेंगे? आपका सफ़र कुछ लंबा है मैम से। सिंगला साहब, सबसे पहले तो मैं आपका और पूरे जेसीएन परिवार का इस बात के लिए आभार व्यक्त करता हूं और सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं कि आज जेसीएन ने हमें मौका दिया है आमने सामने बात करने का, क्योंकि शिष्य का और टीचर का रिश्ता आज का नहीं, सदियों सदियों पुराना है। आज स्कूल और अभिभावकों का जो आपस में रिलेशन है, उसके बारे में जो भी विषय हैं, चिंताएँ हैं, और उस चिंता का जो विषय है उसको आपस में बात करने के लिए आपने मौका दिया है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभारी हूँ जी। वेलकम। जहाँ तक बात इंडस स्कूल की, सारा जींद शहर जानता है। जींद ही नहीं, आज तो हम हरियाणा में भी अपनी एक पहचान रखते हैं। 2003 में जब शुरू हुआ ये पौधा आज हरियाणा के लीडिंग स्कूल्स में है। और अभी आपने रिजल्ट्स देखे होंगे 10वीं और 12वीं के। 12वीं क्लास के अंदर हमारे एक बच्चे ने पूरे स्टेट में दूसरा स्थान प्राप्त किया है, और उसी तरह से 10वीं में हमारी एक बिटिया ने स्टेट में दूसरा स्थान लेकर पूरे राष्ट्र में तीसरी पोजीशन प्राप्त की है, जो पूरे जींद के लिए गौरव की बात है। और मैं बहुत धन्यवाद देता हूं उन पेरेंट्स को जिनके सहयोग से, जिनके विश्वास से आज जींद का नाम ऊंचा हुआ है, हमारे पेरेंट्स का नाम ऊंचा हुआ है। और जहां तक मेरिट्स और अचीवमेंट्स की बात है, आप सब जानते हैं, ये बच्चों की मेहनत है, उनकी लगन है, पेरेंट्स का सहयोग है, और आप जैसे लोगों का प्रचार व प्रसार है। मेरिट की बात की आपने, मैम आपसे पूछूंगा, इस बार सीबीएसई ने मेरिट नहीं डिक्लेयर की, तो उससे बच्चों में कुछ मायूस हुए, या स्कूलों पर भी बहुत सारे आते थे हमारी 100 मेरिट, हमारी 120 मेरिट, इस बार मेरिट नहीं की है, सीधे सीधे रिजल्ट टॉपर दिखा दिए हैं, तो उसका कुछ फर्क पड़ा है आपके स्कूलों पर, या बच्चों के जो हौसला होता है उस पर? सर नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। जो बच्चा 75% या उससे अधिक नंबर परीक्षा में प्राप्त करता है, तो ये एक अंडरस्टूड सिचुएशन है कि वो मेरिट में है। तो जिस भी बच्चे ने अपने 10th या 12th में 75 या उससे अधिक नंबर लिए हैं, तो वो बच्चा ऑटोमेटिकली मेरिट में है और वो धन्यवाद का पात्र है जी। सुभाष जी, अभी आपने कहा था कि स्कूल टीचर्स की मेहनत का परिणाम है, उसके ऊपर पिछले कई सालों से, और जब से सोशल मीडिया आया तब से एक बहुत बड़ी मुहिम चल रही है। प्राइवेट जो स्कूल होते हैं उनका रिजल्ट पीक पे होता है, सरकारी स्कूल होते हैं उनका रिजल्ट कुछ नीचे होता है, और सरकारी स्कूल का जो टीचर होता है उसका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा होता है, उसका मकान डाल देते हैं कई बार अपने आप बना के, बहुत ही अच्छा वेल फर्निश्ड है। और प्राइवेट टीचर होता है उसका मकान है, घर है, वो छोटा सा दिखा देते हैं, और सीधा सीधा वो कहते हैं कि इनको फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड करवाई जा रही प्राइवेट स्कूलों द्वारा सरकारी अध्यापकों की तुलना में। इस पर क्या कहा जी? पहले तो मैं गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल के टीचर्स की तुलना नहीं करना चाहूँगा,
क्योंकि आप सब समझते हैं कि आज की इस व्यवस्था में प्राइवेट सेक्टर में काम करना एक अलग स्थिति है और गवर्नमेंट सेक्टर जिसको सिक्योर माना जाता है वो एक अलग स्थिति है। उनके मकान और ज़मीन की बात नहीं है, बात ये है कि जो लिविंग स्टैंडर्ड, एक तो आपने स्टैंडर्ड बताया कि रिजल्ट्स का, वो आपके सामने है, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। लिविंग स्टैंडर्ड की जहाँ तक बात है, मैं मानता हूँ कि आज बेरोजगारी के इस अवसर में इस पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर एक निजी विद्यालयों के अंदर जो भी टीचर काम करता है वो एक सीमित रिसोर्सेज के तहत काम करता है। सीमित रिसोर्सेज से मेरा मतलब ये है कि जितना उस स्कूल का स्टैंडर्ड है, जितनी उस स्कूल की फीस है, उसी के अकॉर्डिंग उसको उसका मानदेय दिया जाता है। अगर वो स्कूल एक आज की कल्चर में सभी सुविधाओं से है और उसके अंदर एक हाई क्वालिटी की एजुकेशन के साथ साथ जेंट्री के बच्चे आ रहे हैं, तो जाहिर है कि उसकी फीस ज़्यादा होने के कारण उसका स्टैंडर्ड भी उतना ही ऊंचा आज माना जाता है। लेकिन पूरे हरियाणा के अंदर, मैं प्रदेश की बात कर रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जो प्राइवेट स्कूल, निजी स्कूलों की बात करते हैं, उन पर बहुत सीमित संसाधन है, जिनके कारण कि वो उनको पूरे फीस ना मिलने के कारण वो उनको सेवा नहीं दे पाते। इस कारण उनको कम रिसोर्सेज में भी काम करना पड़ता है। लेकिन मैं इस बात को बिल्कुल अप्रिशिएट करता हूँ कि वो अपना काम करके भी आज उनका स्टेटस, उनका स्टैंडर्ड शायद आम व्यक्तित्व से बहुत बड़ा होता है, क्योंकि एक प्राइवेट स्कूल का टीचर मेहनत करना जानता है। आज गवर्नमेंट स्कूल का टीचर संडे को अपने घर बैठता है, प्राइवेट स्कूल का टीचर आज संडे को भी अपना काम करने में सक्षम होता है। ऐसी परिस्थिति के अंदर तो मैं तो बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं टीचर्स को, उनका सम्मान करता हूं, उनको सैल्यूट करता हूं कि हर परिस्थिति में वो आगे बढ़ना जानते हैं और बढ़ते हैं। मैम, अभी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं लॉकडाउन के दौरान, तो यहाँ पर पेरेंट्स ने बहुत बवाल किया है। मीडिया में भी खबरें आती रही, सोशल मीडिया पे तो रोजाना 2-4 क्लिप फेसबुक पर देखते हैं, जब पढ़ाई नहीं तो फीस क्यों, और ऑनलाइन केवल और केवल फीस लेने के लिए स्कूलों ने स्टार्ट की है। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कुछ इम्पैक्ट भी है उसका ऑनलाइन का या नहीं? बिल्कुल सर, डेफिनेटली मैं उम्मीद कर रही थी इस सवाल की। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 18 मार्च को पहले स्कूल बंद हुए थे, उसके बाद 22 मार्च को एक दिन के लिए लॉकडाउन हुआ, उसके बाद लगातार आज तक वही स्थिति है। 22 मार्च से और 30 मार्च तक सिर्फ 10 दिन वो ऐसे थे जहां पे विद्यार्थी स्कूल नहीं गए या स्कूल्स ने ऑनलाइन स्टडी भी नहीं दिया या कोई माध्यम नहीं था कि बच्चे टीचर के किसी भी तरह से कांटेक्ट में आए। 1 अप्रैल से लगभग मैं कहूं कि पूरे हरियाणा में ही नहीं, पूरे इंडिया में ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई थी। लेकिन उस 1 हफ्ते के दौरान ही माता पिता और बच्चे इतने चिंतित थे कि हमारे बच्चों का क्या होगा। उस दौरान हमारे पास इतने कॉल आते थे कि मैडम कम से कम आप ऑनलाइन स्टडी शुरू कराइए ताकि 10वीं 12वीं के छात्र तो अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। और उसके 2-4 दिन बाद ही मैडम 5वीं 6वीं के बच्चे तो छोटे नहीं होते, आप उनको पढ़ने के लिए कुछ बोलिए, उनके पास करने के लिए कुछ नहीं है। सर देखिए, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। अब ये जो प्रकृति ने परिवर्तन किया है इसको हमें किसी तरह से तो सहेजना है। आप बिना पढ़ाए बच्चों को नहीं छोड़ सकते। क्या गारंटी है कि ये 2 महीने में सब कुछ सही व्यवस्था हो जाएगी? पिछले 4 महीने अगर हम ये ऑनलाइन नहीं पढ़ाते तो बच्चे कहाँ जाते? पेरेंट्स ये क्यों नहीं सोचते कि जो उनको कुछ मिल रहा है, सपोज 1 मिनट के लिए हम ऑनलाइन नहीं पढ़ाते, बच्चा जहां था उससे 4 कदम पीछे जाता, अब बच्चा जहां था उससे 4 कदम आगे गया है। अगर हम नहीं पढ़ाते तो ये जो अंतर होता ये 8 कदम का होता। तो पेरेंट्स खुद सोचें, ये 8 कदम का फासला वो बच्चे कितने दिन में उसको कवर कर पाते। तो मेरा तो यही मानना है कि हमारे अध्यापक जितनी मेहनत कर रहे हैं, इनफैक्ट जो वो क्लासरूम में टीचिंग करते थे 8 से 2, अब उनके लिए स्कूल 8 से रात 8 तक का है। पहले वीडियो बनाना, उसको चेक करना, फिर टेक्नोलॉजी से इतने फेमिलियर नहीं है, दे आर अगेन एंड अगेन लर्निंग द न्यू प्रोसेस। ये हम सब जानते हैं। मैं भी एक अध्यापक हूँ, सर भी एक टीचर रहे हैं, आपके घर में भी शायद अध्यापक होंगे, आप भी कभी अध्यापक रहे होंगे। तो डेफिनेटली इस परिवर्तन को सहज ही तो टीचर्स ने भी एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन मेहनत करके आगे बढ़ना मेरे ख्याल से यही मनुष्य की प्रकृति होनी चाहिए। सुभाष जी, अब टीचर्स पेरेंट्स की ये भी शिकायत बहुत आई थी, आ रही है अभी, अब तो कुछ कम होगी, कि स्कूल फ़ोन करते हैं फीस जमा कराओ, फीस जमा कराओ, और वो कहते हैं हमारा बच्चा स्कूल ही नहीं गया तो हम फीस किस बात की दें। ऑनलाइन में बच्चों को समझ में नहीं आता, कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं क्लास में ही नहीं समझ पाते, ऑनलाइन क्या समझ पाएंगे वो जी। तो आपके स्कूल से कोई फ़ोन गए हैं क्या पेरेंट्स के पास? सिंगरा साहब, मैं इसमें एक बात बताना चाहता हूँ। नंबर 1 तो फीस लेना हमारा अधिकार है, क्योंकि हमें अपने टीचर्स को सैलरी देनी है
और ज़रूरी खर्चे जितने भी स्कूल के हैं उनको करना एक रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हमें गवर्नमेंट से किसी तरह की कोई ग्रांट नहीं मिलती और किसी भी निजी स्कूलों के अंदर प्राइवेट डोनेशंस का भी कोई प्रोविज़न नहीं होता, इसलिए फीस से ही स्कूल चलता है। ये तो एक रिक्वायरमेंट है और ये मैंडेटरी प्रोविजंस हैं जिनको हम लोग अपना राइट समझते हैं। वो फीस मांगना हर स्कूल का अधिकार है, वो मांग भी रहे हैं। रही बात फीस ना देने की या फीस इस बहाने लेना कि ऑनलाइन क्लासेस के बहाने कर, ऑनलाइन क्लासेस के महत्व को सब पेरेंट्स बेहतर समझते हैं। अभी मेरे टीचर्स हमें बताते हैं कि अगर बच्चा 15 दिन से ऑनलाइन क्लासेस ले रहा है और वो अपने मामा के घर चला गया तो वो टीचर को फ़ोन करके ये बताएगा कि मैम अब मेरा फ़ोन नंबर पापा वाला नहीं रहा, मेरे मामा वाला हो गया, आप मेरा होमवर्क वहाँ भेज दीजिए। अगर उनको लगता है कि समझ में नहीं आ रहा या उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो वो 4 दिन अपने मामा के घर भी नहीं बैठना चाहता, उसको पता है उसका महत्व क्या है। दूसरी बात, ऑनलाइन क्लासेस का दूसरा महत्व क्यों है, गवर्नमेंट को अगर लगता कि ये नुकसानदायक है, ये चीज़ें नहीं हो सकती तो गवर्नमेंट सबसे पहले जीरो सेशन करती, जीरो सेशन करके इस चीज़ को ख़त्म कर देती। ना हमारी टेंशन थी ना गवर्नमेंट की टेंशन थी, पेरेंट्स पढ़ा देते। गवर्नमेंट को पता है कि कल इन बच्चों को प्रमोट करना है और वो प्रमोशन का एक ही तरीका है कि ऑनलाइन क्लासेस के बेस के ऊपर एक असेसमेंट तैयार होगी, एक अटेंडेंस तैयार होगी और उन बच्चों को आगे भेजा जाएगा। और उसी के बेस के ऊपर आज यूनिवर्सिटीज भी रिसर्च कर रही हैं, स्कूल भी NCERT से देखिए CBSE और पूरे बोर्ड पे काम कर रहे हैं कैसे इसको किया, और उसी कड़ी में उन्होंने सिलेबस के ऊपर भी काम किया। तो मेरा ये कहना है कि ऑनलाइन क्लासेस कोई बहाना नहीं है फीस लेने का, ये एक रिक्वायरमेंट है जिसके तहत आज बच्चा जिस स्ट्रीम में था वो अपने घर पे रहकर वो अपने जीवन को आगे बढ़ा रहा है और उसको इसका फ़ायदा हो रहा है। ये 5-7% पेरेंट्स की प्रॉब्लम हो सकती है, उसके लिए जो भी बातें होंगी वो मिल बैठ के स्कूल से बातचीत हो जाती है, कर लेते हैं। मैं ये सवाल आप दोनों से पूछूंगा, लेकिन फिलहाल मैं अंजू मैम से पूछना चाहता हूँ। मैम, जैसे कहा कि फीस लेना स्कूलों का अधिकार है, सुभाष जी ने अभी कहा, तो उसी तरह आपके स्कूल में कुछ ऐसे टीचर्स होते हैं जो सैलरी के बगैर नहीं जीवन यापन कर सकते, लेकिन 4th क्लास के जो कर्मचारी होते हैं उनके लिए आपने क्या किया है? फीस मिली ना मिली तो आप वो जिम्मेवारी भी आपकी ही बनती है, उनके लिए क्या स्कूलों ने कोई कदम उठाया है? जैसे बसों के ड्राइवर हैं, बस चल नहीं रही हैं तो वहाँ पर शायद सैलरी दी जा रही है या नहीं दी जा रही, हमें ज्ञान नहीं, आप ही बताएंगे। तो यहाँ पर जो कर्मचारियों की जिम्मेवारी कितनी निभा रहे हैं प्राइवेट स्कूल? सर देखिए, स्कूल जब भी हम पेरेंट्स से बात करते हैं वो यही कहते हैं कि स्कूल हमारा दूसरा घर है, घर से दूर घर। अगर पेरेंट्स इसको घर से दूर घर मानते हैं और विद्यालय एक घर है तो वहाँ पे जितने भी कर्मचारी हैं वो हमारे घर का हिस्सा है। जैसे घर में एक बड़ा होता है उसके ऊपर परिवार के सदस्यों की जिम्मेदारी है, ऐसे ही जो मैनेजमेंट मेंबर्स हैं, चाहे डायरेक्टर्स हैं, चेयरमैन्स हैं या प्रिंसिपल्स हैं, उनके लिए जितने भी मेंबर्स हैं, चाहे वो टीचिंग है, नॉन टीचिंग है, 4th क्लास हैं या ड्राइवर कंडक्टर्स हैं, वो उनके परिवार का एक हिस्सा है। जैसा आपने कहा बिल्कुल सही, कुछ अध्यापक ऐसे हो सकते हैं जो बिना सैलरी के काम कर पाएँ, कुछ दिन अपना घर चला पाएँ, लेकिन 4th क्लास में तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। और जैसा आपको भी मालूम है, पेरेंट्स भी जानते हैं कि जब फीस नहीं आएगी तो हमारे लिए ये भी पॉसिबल नहीं है कि हम घर के एक एक सदस्य की इच्छा पूरी करते जाएं। तो जिस तरह से जितना परसेंटेज भी फीस हम लोगों के पास आया है उसमें से सबसे पहले हमने हेल्प की है 4th क्लास कर्मचारियों की, ड्राइवर कंडक्टर्स की। जितना भी हम उनको मैक्सिमम पे कर सकते थे वो हम लोगों ने उन्हें पे किया है। सुभाष जी, आपके स्कूल के क्या कदम उठाए हैं? मैं बिल्कुल इसमें बिल्कुल स्पष्ट बात रखना चाहूँगा। आज की स्थिति बहुत ही ऐसी स्थिति बन गई है जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के बीच में बातचीत चल रही है। हमने कहा, विशेष मुद्दा जो आपने उठाया ड्राइवर कंडक्टर्स की बात मैं कहना चाहूँगा। गवर्नमेंट का सबसे पहला सर्कुलर आया जैसे लॉकडाउन हुआ कि आप ट्रांसपोर्ट फीस नहीं लेंगे, सीधा सीधा उन्होंने एक फरमान जारी कर दिया। उसके बाद कह दिया कि फीस के लिए फोर्स नहीं करेंगे। तीसरा मैसेज दे दिया कि सक्षम पेरेंट ही फीस देंगे, बाकी आप किसी को नहीं कहोगे। ये सारी कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट आ गई हैं। आज सरकार से हमने डिमांड की कि ये भी हमारे एम्प्लॉइज़ हैं और वो जिम्मेवारी सरकार की भी बनती है। प्राइवेट सेक्टर के अंदर आज गवर्नमेंट मनरेगा में घर घर पैसा भेज रही है, आज BPL में घर घर पैसा भेज रही है। प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो एम्प्लॉइज इनकी हैं, तो हमने गवर्नमेंट से कुछ डिमांड की है इसमें, और वो डिमांड बिल्कुल क्लियर है। क्या बस जिस बस में बच्चा जा ही नहीं रहा उसका पैसेंजर टैक्स वाजिब है जो हमें भरना पड़ रहा है? जो बस खड़ी है क्या उसके इंश्योरेंस की आज रिक्वायरमेंट है जिसको हम 1 मिनट नहीं चला सकते? क्योंकि हम प्राइवेट काम तो कर नहीं रहे कि 2 रूट किसी
वो गांव के मार आएंगे, वहाँ भी कोई चीज़ नहीं है। जब हमारी EMI सेम है, हमारा इंश्योरेंस सेम है, हमारा पैसेंजर टैक्स सेम है, जितने भी टैक्सेज हैं वो सब एज इट इज, बिजली पानी सब में देना पड़ता है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि एक स्कूल जिसके पास 28 बसें हो, 56 एम्प्लॉई हो, तो उसको हमने गवर्नमेंट से डिमांड की है। तो गवर्नमेंट अगर इसमें जो भी सहायता दे, हम ये नहीं कहते कि गवर्नमेंट हमें कोई पैसा दे दे, गवर्नमेंट हमें कोई ऐसी राहत दे दे कि इस तरह की राहत, तो डेफिनेटली हम अपनी सैलरी में से, अपने पार्ट में से उनकी भी मदद करेंगे, जैसे हम करते आए हैं। अभी हम जो दे पा रहे हैं वो लिविंग अलाउंस जिस आप कह सकते हो, भाई अगर 5,000 रुपये तनख्वाह तो 2,000 रुपये हमारे बनते हैं, तो हम ऐसा कुछ प्रोविजन कर रहे हैं, ऐसा मदद कर भी रहे हैं हम लोगों की। और जहाँ तक बात है बाकी एम्प्लॉयज़ की, उसका हमने एक तरीका जरूर बनाया है। ये पॉसिबल नहीं है कि मेरे पास अगर 6 स्वीपर्स थे और मेरी बिल्डिंग बंद होगी, मुझे 6 की रिक्वायरमेंट है, 4 बार पोछा लगाना था, सारी चीज़ करनी थी, तो हमने डिवाइड कर दिया है उनको, भाई आप 15 डेज 4 आदमी आ जाए और कोई काम कर लो, 4 काम आपस में मिल बांट के परिवार में काम करते हैं। हमने ऐसा प्रोविजन बना दिया है और वो भी स्कूल के इस प्रोविजन में साथ साथ चल रहे हैं। फिर भी हमने पेरेंट्स को एक बात कही है, यदि हमारी 100% फीसेज आ जाती हैं, वो रूटीन में आ जाती हैं, क्योंकि स्कूल के पास 2 सोर्स होते हैं, एक सोर्स होता है एनुअल चार्जेस, एक ट्यूशन फीस। ट्यूशन फीस से हमारी तनख्वाहें चलती हैं। अगर 100% पेरेंट्स कोऑपरेट करते हुए हमें फीसेज दे देते तो हमें 100% सैलरी देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम दे भी रहे हैं। और उस परिस्थिति में जो बाकी एनुअल चार्जेस हैं वो स्कूल की मेंटेनेंस के रख रखाव के लिए ऐसी वो होते हैं, वो हमने ऑलरेडी डेफर किए हुए हैं। अगर वो भी गवर्नमेंट हमें कहीं ना कहीं कोई रास्ता निकल जाता है तो जरूर हम इनके लिए पूरा का पूरा ध्यान रखेंगे। आप सबके सवाल हमारे पास पहुंच चुके हैं, लेकिन उससे पहले एक अहम सवाल मैं आपकी तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से करता हूं, हमारे दोनों मेहमान से। मैम और सर, देखिए पूरे लॉकडाउन ने देश की अर्थव्यवस्था को हिला दिया है, सबके काम बिजनेस ठप हो गए हैं। जो प्राइवेट सेक्टर में थे उनको घर बैठे काम दिया गया है, या उनकी सैलरी नहीं मिल पा रही है, कटौती की जा रही है। तो ऐसे में आप स्कूल फीस छोड़ ही क्यों नहीं देते? 1-2 स्कूल ने एग्जाम्पल भी है, पीछे आया था, उन्होंने छोड़ी भी 1-2 महीने की। आप पूरी नहीं छोड़ सकते तो कम से कम 1-2 महीने की तो छोड़ दीजिएगा, इतना तो आपके स्कूलों के पास भंडार भी रहते हैं। सर देखिए, सवाल का जवाब सवाल से देना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं फिर भी कहूंगी, आप बच्चों को 1 साल के लिए पढ़ाना छोड़ ही क्यों नहीं देते? आज हम लोग जो ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं उसमें लगभग 95% स्टूडेंट जुड़े हुए रहते हैं। 5% स्टूडेंट की मैं मान सकती हूँ कि कहीं इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रॉब्लम रही होगी या उनके पास रिसोर्सेज नहीं रहे होंगे, लेकिन 95% छात्र जब स्कूलों से ऑनलाइन जुड़ते हैं तो ये अपने आप में एक रिमार्केबल अचीवमेंट है और शिक्षा की अनिवार्यता को सिद्ध करता है। देखिए सर, किसी ने बड़ा अच्छा कहा है कि जरूरी नहीं कि उजाला चिरागों से ही हो, जरूरी नहीं कि उजाला चिरागों से ही हो, शिक्षा से भी घर रोशन हुआ करते हैं। तो शिक्षक की गोद में प्रलय और निर्माण दोनों ही पलते हैं। आज का जो पेरेंट्स है, सबसे बुरा तो ये लगता है कि उन्होंने अपने बच्चों के सामने टीचर्स की इज्जत करना ही बंद कर दिया है। ये जो सवाल आज आप कर रहे हैं हमसे, घर में यही सवाल 20 बार उठता है, बच्चों के सामने उठता है। क्या उनके दिमाग में ये नहीं चाहता कि कहीं ये वाकई सच तो नहीं है, हमारे टीचर वाकई ऐसे तो नहीं हो गए हैं? तो सर, कौन से संस्कारों की हम उनसे उम्मीद कर रहे हैं? और रही बात कि हम फीस छोड़ ही क्यों ना दें, स्कूल का गेटमैन, स्कूल के 4th क्लास स्वीपर्स, वो टीचर्स जो 12-12 घंटे मेहनत करके आपके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो ऑनलाइन आपके एग्जाम्स भी लेंगे, ऑनलाइन उनको चेक भी करेंगे और फिर रिजल्ट देके आपके बच्चे को अगले साल प्रमोट भी करेंगे, क्या उनको इसका मेहनताना नहीं मिलना चाहिए? इस सब पे पेरेंट्स सिर्फ यही क्यों सोचते हैं कि हम फीस क्यों दें? वो ये क्यों नहीं सोचते कि जितनी उनकी मेहनत है उसके लिए उनको फीस तो देना ही चाहिए। और जब हम एक चीज बार बार कह रहे हैं, आप मदद कीजिए, तो मैं ये भी नहीं कह रही कि आप मदद कीजिए, हमारा जो हक है वो दीजिए। क्योंकि सर, इसमें ऐसा नहीं है कि मैं अपने भंडार भर रही हूँ या मुझे इससे कुछ ऐसी खजाना मिल जाएगा कि मैं पता नहीं क्या अपना निर्माण खड़ा करूंगी। लेकिन जिस फीस से मेरे विद्यालय के परिवार के टीचर्स के परिवार चलते हैं, उनके घर बार चलते हैं, तो उनके घर की अर्थव्यवस्था के बारे में भी आप सोचिए ना। जो टीचर 10,000 सैलरी लेता है, उसके घर में बिजली का बिल भी है, दूध का बिल भी है, उसके बच्चों का खान पीन भी है, क्या खर्च नहीं होता?
वो सब आपकी फीस से ही चलेगा, तो पेरेंट्स को फीस तो देना ही है। जी सुभाष जी, आपके क्या विचार हैं? मैम ने तो थोड़ा सा इसको सेंसिटिव वे में आपको समझा दिया, बता दिया कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। मैं बिल्कुल स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि फीस क्यों छोड़ दें, क्यों छोड़नी चाहिए। आज की स्थिति में मुझे पता है, आपने भी क्वेश्चन उठाया कि इस महामारी में नुकसान बहुत हुआ है, व्यापार का नुकसान हुआ है, सारी बातें नुकसान हुई है, ठीक है, हम एग्री करते हैं इस बात के अंदर। और फीस छोड़ने की बात को भी आप कहीं ना कहीं हम स्वीकार कर लें। क्या पेरेंट्स ने अपने खर्चे बंद कर दिए हैं? क्या अपने बच्चों के बर्थडे मनाना बंद कर दिया है? ब्याह शादियों में जाना बंद कर दिया है? आज पूरे दिन इस पूरे को एनालाइज करोगे तो पेरेंट्स के सारे लग्जरी खर्चे जितने भी हैं, चाहे वो गवर्नमेंट कहती है कि एसी नहीं चलाना, सबसे ज़्यादा एसी आज ही चल रहे हैं घरों में, जितनी भी रिक्वायरमेंट है उनकी अपनी लिविंग की वो सारी हो रही हैं। सिर्फ एक स्कूल फीस माफ़ करना, क्या आज आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं आपको फ्री तेल मिल जाता है, कि डॉक्टर के पास जाते हैं फ्री इलाज मिल जाता है, राशन फ्री मिल जाता है? क्या हकीकत तो ये है कि फ्री की आदत पड़ गई है। हम लोग सोचते हैं कि जो चीज़ फ्री में मिल जाए क्यों ना उसको क्लेम किया जाए। जब गवर्नमेंट ने बहुत पहले किया कि बिजली के बिल माफ़ हो सकते हैं, तो सारे लोगों ने बिजली के बिल भरने बंद कर दिए, चाहे वो सक्षम थे, जो भर सकते थे, नहीं थे। उसी तरह से आज कह दो कि गरीब आदमियों को कर्जे माफ़ होने चाहिए, कल से ही सुबह सारे बैंकों में ताले लग जाएंगे। ये नेचर है, ह्यूमन नेचर है कि कोई चीज़ फ्री की। आज क्या उस एम्प्लॉय को तनख्वाह नहीं मिली जिसका बच्चा हमारे स्कूल में पढ़ता है? क्या उस व्यापारी का वो काम नहीं चल रहा कि जिसके कारण कि उसको सिर्फ 1500 रुपये से लेकर 3000 रुपये महीना फीस देनी है? क्या व्यापार में कोई ऐसी परिस्थिति है कि जिसके कारण आपको किसान के घर फसल आ गई है, अगली फसल आने को तैयार है, क्या ऐसी परिस्थिति में कंफ्यूज नहीं हो गया कि मैं फीस दूं कि नहीं दूं? ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है। फीस कोई फ्री का साधन नहीं है, ये आपके बच्चे के भविष्य के लिए वो ऑनलाइन क्लासेस का खर्चा है और उन टीचर्स का मेहनताना है जो दिन रात मेहनत करते हैं, और उस मेहनताने के बलबूते पर ही आपका बच्चा सेफ है, सुरक्षित है। इसलिए मेरी तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ये क्वेश्चन ही नहीं होना चाहिए कि बच्चे की फीस ना दी जाए। जो जहाँ तक बात है मदद करने की, गरीब आदमी के पढ़ने और पढ़ाने की, ऑलरेडी 134A के तहत हमारे स्कूलों के अंदर बच्चे फ्री पढ़ रहे हैं। ऑलरेडी जो बच्चा मैनेजमेंट के पास एक एप्लीकेशन ले जाता है कि मेरे साधन नहीं है, हम फ्री करते हैं। ऑलरेडी मेरिटोरियस बच्चा, भाई बहन वीर शहीदों के बच्चे वो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, वो 25% का इम्पैक्ट आज भी आता है। तो इसलिए सिंगरौर साहब, मैं तो बिल्कुल कहना चाहता हूं कि ये क्वेश्चन जो फ्री की एक आदत है वो छोड़नी चाहिए हम लोगों को, और हमें अपने स्कूलों को बचाने के लिए, अपनी शिक्षा को बचाने के लिए अपने स्तर को बढ़ाने का काम इसके करना ऊपर चाहिए। प्रवेश कुमार ने जगत क्रांति से बहुत अच्छा सवाल दिया इन्होंने कि आप फीस नहीं छोड़ेंगे, तो वो शायद अपने आपके स्टाफ के साथ खड़े हैं प्रवेश कुमार। वो कहते हैं स्टाफ को पहले से ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, आपने भी कहा था सुबह रात से, तो क्या आप उनकी आर्थिक सहायता करेंगे, उनकी सैलरी वैलरी में कुछ इंक्रीज करेंगे क्या? अगर करेंगे तो मुझे भी फायदा हो सकता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल डेफिनेटली आप फीस दीजिए, जैसे स्कूल हर साल इंक्रीमेंट देते हैं, अगर पेरेंट्स पूरी फीस हमें देते हैं तो वो इंक्रीमेंट हम डेफिनेटली बढ़ा के देंगे, क्योंकि बांटने का सुख जो हमें पता है सर, क्योंकि हम तो दिन भर ज्ञान बांटते हैं, उसके बाद महीने में सैलरी बांटते हैं। आप फीस तो दीजिए, बांटने का सुख हमसे ज्यादा कौन जानता है? जी सुभाष जी, मैं तो बिल्कुल एग्जाम्पल देना चाहता हूं कि आज मैं अपने स्कूल की बात कर रहा हूं और मेरे सभी मित्रों के प्राइवेट स्कूल की मैक्सिमम की बात कर रहा हूं कि जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ और उसके बाद एकदम से अफरा तफरी मची, 10 अप्रैल को हमने मार्च की तनख्वाह सभी टीचर्स को दे दी थी 10 से 15 के बीच में, जबकि गवर्नमेंट ने पहली तनख्वाह अपने टीचर्स को 20 तारीख को दी थी। उसके बाद जब एक छोटे से झटके में पूरी गवर्नमेंट हिल सकती है, गवर्नमेंट ने बड़ी बड़ी बातें कहनी शुरू कर दी, बड़े बड़े होर्डिंग बैनर लगा के और मीडिया के माध्यम से अपील करनी शुरू कर दी कि हरियाणा बैठ गया, पैसे दो, दान दो, ये चीजें करो, वो सारी। हमने किसी से दान तो नहीं मांगा, हमने किसी से ये तो नहीं कहा। जब सरकार 2 महीने के अंदर हिल सकती है, क्या प्राइवेट स्कूल ने कोई अपनी मतलब कोई जादू की छड़ी है जिसके कारण कि हम सारी चीज दे देंगे? मैं बिल्कुल क्लियर करता हूं, मेहनत का जो काम है, मेहनत का फल मेहनत से ही होगा और ये चीज इसके साथ ही चलेगी। अगर पूरी फीसें आती हैं, मैं एग्जांपल देना चाहता हूं कि हमने पहले महीने 50% फीस आई तो 50% सैलरी दे दी अप्रैल मई की, मेरे किसी टीचर से आप पूछ सकते हैं। उसके बाद टीचर्स ने कल कहा सर फीस और ज्यादा आनी शुरू हो गई है, मैंने मेरी प्रिंसिपल को बोला कि आप 70% इनकी कर दीजिए, जो आती रहेगी उसको हम डिवाइड कर देंगे। ऐसा मैं अकेला नहीं, मैं एसोसिएशन का रिप्रेजेंटेटिव भी हूँ, हमारे सभी
मैनेजमेंट के लोगों ने पूरे हरियाणा के अंदर नहीं देश में ही अपने अपने प्रिंसिपल्स को ये कह दिया कि फीस आपकी, तनख्वाह आपकी, फीस पेरेंट्स से मांग लो और तनख्वाह आपस में बांट लो। ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, कोई चीज़ छुपाने की चीज़ नहीं होती। हमें इस बात की को तसल्ली है इस बात के लिए कि ये साल हमें हमारे टीचर्स की चिंता पहले है, उसके बाद हमारे एम्प्लॉयज की चिंता पहले। देखिए, हो सकता है पेरेंट्स आपकी बातें सुन के, आपकी जो ये समस्याएं हैं उनको सुन के कुछ हद तक आप आगे बढ़ेंगे, फीस देंगे, लेकिन ये पेरेंट्स के सामने इतनी बड़ी समस्या है। वीरेंद्र कुमार रोहतक रोड से हैं, अरविंद शर्मा कौशिक नगर से हैं, और इन्होंने कहा कि हमारे 4 बच्चे हैं, चारों का सेम क्लास टाइम होता है, अब 4 कंप्यूटर कहाँ से लाएं बच्चों के लिए, 4 फोन कहाँ से लाएं? इसके बारे में अंजू मैम आप क्या कहेंगे? जी डेफिनेटली ये प्रॉब्लम एक जेन्युइन है, मैं मान सकती हूँ, लेकिन पेरेंट्स के लिए इसके लिए मेरा सुझाव यही है कि आजकल हमारे पास टेक्नोलॉजी के दौर में रिसोर्सेज बहुत हैं। इफ पेरेंट्स कैन अफोर्ड, अगर वो इसको अफोर्ड कर सकते हैं तो दे कैन परचेज द टैबलेट, जो बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं होता है, और वो अपने चारों बच्चों को, मैं तो इनफैक्ट ये सुझाव देना चाहती हूँ कि बदलते दौर में हमें भी बदलाव लाना होगा। जो 2000 रुपये हम बच्चे की एक बर्थडे ड्रेस पे खर्च करते हैं, उसके बदले आप उसको एक टैबलेट दे दीजिए, आपकी भी समस्या हल और बच्चे की भी समस्या का समाधान हो जाएगा। सुभाष जी, अरविंद शर्मा का है कि जो पेरेंट्स 134A के तहत दाखिला करवा देते हैं आपके स्कूलों में, इंटरनेट और एंड्रॉयड फोन कहाँ से लाएंगे? वो तो गरीब ऑलरेडी, उनके बच्चों के सामने तो जेन्युइन प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, और 2-2, 3-3 बच्चे वैसे हैं। नहीं, जायज़ बात है। 134A में अब गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ें इसमें की हुई हैं, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। 134A इन स्कूलों के ऊपर पूरे हरियाणा के अंदर ही, पूरे देश में नहीं है, पूरे देश में RTE लागू है, राइट टू एजुकेशन। पेरेंट्स ने कभी समझने की कोशिश नहीं की, और उसके अंदर सारे प्रोविजंस हैं कि बुक से लेकर, ड्रेस से लेकर, और टोटल फीस RTE के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देनी है, जिसका 70% पैसा सेंटर से आता है और 30% पैसा स्टेट गवर्नमेंट को, जो कि गवर्नमेंट स्कूलों में रह जाता है। पेरेंट्स डिमांड करें इस बात के लिए 134A वाले कि हमें हमारे बच्चों का दाखिला 1 RTE में दिया जाए, और गवर्नमेंट ने अभी माननीय शिक्षा मंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी की मीटिंग में, अखबारों में मैंने पढ़ा, आपकी मीडिया के माध्यम से मुझे पता लगा कि हरियाणा गवर्नमेंट 9वीं से 12वीं के बच्चों को टैबलेट देने जा रही है, छोटे लैपटॉप देने के प्रयास कर रहा है। 134A की फीस भी गवर्नमेंट ही देती है, चाहे वो 500-700 रुपये देती है, तो जरूर मैं भी उनके साथ हूँ। एक वो अपील करें गवर्नमेंट से कि हमारे बच्चों को इस तरह की फैसिलिटीज़ वो गवर्नमेंट दे, क्योंकि वो बच्चे गवर्नमेंट के बेसिस पे इंफ्रा हमारा यूज करते हैं, फीस गवर्नमेंट देती है, हम तो उन बच्चों को सहयोग और सपोर्ट करते हैं, ये उन क्लेम कर सकते हैं कि जैसे उनको गवर्नमेंट का फीस का क्लेम होता है, वो एक टैबलेट कितने, आजकल टैब 5 से 10-7 हज़ार रुपये में आ जाता है, तो गवर्नमेंट को तो वैसे गिफ्ट कर देना चाहिए इनको, हमें भी साधन मिल जाएगा और गवर्नमेंट को भी अपना पॉलिटिकल माइलेज मिल जाएगा जैसा वो चाहती है। जी, अंजू मैम, प्रियंका बत्रा है, वो कहते हैं कि ऑनलाइन क्लास बच्चों के लिए ठीक है, मोबाइल ठीक है, लेकिन ये खतरनाक साबित तो नहीं होगा, क्योंकि लगातार उन पर नज़र, वो फ़ोन पर नज़र रखते हैं, पेरेंट्स को भी नज़र रखनी पड़ती है कि वो कई बार ऑनलाइन क्लासेज के बहाने कुछ और ऐप्स भी डाउनलोड कर देते हैं, कभी कंप्यूटर गेम, कभी कुछ, तो ये खतरनाक साबित नहीं हो सकता क्या? सर देखो, ये तो जब हम बच्चे थे या हमारे पेरेंट्स बच्चे थे, हम तभी से पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, सिक्के के 2 पहलू हैं, विज्ञान वरदान या अभिशाप। अब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम इसको किस पहलू में लेके जाते हैं। जहाँ तक ये है कि कहीं ये अभिशाप ना साबित हो, तो उसकी चिंता हमें भी है। इसीलिए जब हम सब्जेक्ट वाइज वीडियोस या बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस देते हैं, तो हम टाइम का खासा ध्यान रखते हैं कि वो एक्सेस ना हो, वो उतना ही हो जितने एक बच्चे के लिए ज़रूरी है। जैसे कि नर्सरी क्लासेस के लिए या जो 10 साल से छोटे बच्चे हैं, उनके लिए मुझे नहीं लगता कोई भी स्कूल 2 घंटे से ज़्यादा की ऑनलाइन क्लासेस कर रहा है, वो भी सभी सब्जेक्ट, एक्टिविटीज़ वगैरह सब कुछ मिला के। तो यहाँ थोड़ी जिम्मेदारी तो पेरेंट्स की भी बनती है कि वो अपने बच्चे पे इतना तो ध्यान रखें कि वो ऑनलाइन क्लास के बहाने कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहा। जैसे आप स्कूल भेज के निश्चिंत हो जाते हैं कि अब स्कूल में अध्यापक मेरे बच्चे के लिए जिम्मेदार हैं, आज परिस्थिति विपरीत है। हम भी अभिभावकों से ये उम्मीद करते हैं कि जब हम ऑनलाइन पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो भी अपना सपोर्ट दें, वो भी बच्चों को चेक करें कि कहीं वो गलत रास्ते ना चले जाएं। सुभाष जी, ये आरोही है रानी तालाब से, कहती है कि मेरी बेटी 8th क्लास में पढ़ती है, HRD ने निर्देश दिए कि 45 मिनट से ज़्यादा क्लासेस नहीं लगेंगी, केवल 2 पीरियड। तो आपके स्कूल, दोनों के स्कूल कितना फॉलो कर रहे हैं इस बात को? HRD के ये कोई निर्देश हैं भी या नहीं? बिल्कुल, ये मिनिस्ट्री ऑफ HRD से एक डायरेक्शंस आई हैं, ये डायरेक्शंस सजेशंस के रूप में आती हैं।
जैसे जैसे पूरे देश के अंदर एक सर्वे होता है कि बच्चों की आंखों पे दिक्कत आ रही है, बच्चों को नेक में प्रॉब्लम आ रही है और इतने समय बच्चा उसको नहीं झेल पा रहा है और वो एज के अनुसार उसका ट्रीटमेंट भी देना पड़ता है, तो वो बिल्कुल फॉलो कर रहे हैं, उनको फॉलो करना भी पड़ता है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि ये छोटे बच्चों के बड़े बीच का गैप है। आज ऑनलाइन क्लासेस दो तरह की होती हैं, एक डायरेक्ट क्लासेस होती हैं, एक ब्रॉडकास्ट या व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से होती हैं। अगर चार बच्चे हैं, 4 मोबाइल की रिक्वायरमेंट नहीं है एक साथ में, जो बच्चा एक क्लास ले रहा है वो क्लास ले रहा है, उसके बाद जो यूट्यूब पे या उसके रिकॉर्डेड मैसेज आ गया उस बच्चे के, उसको रख ले, वो 2 घंटे बाद देख ले, वो शाम के टाइम देख ले। रखेंगे सर, वो भर जाते हैं फोन, वो 32 GB 7 GB 8 GB आपके पास एक बच्चा है, आप टीचर्स के पास देखिए ना, वो 4 बच्चे हैं, मैं वहाँ 4 बच्चे हैं, लेकिन टीचर के पास तो 400 बच्चे हैं। आप उसके फोन की हालात देखिए ना। तो जब ये हालात ऐसे हैं, जब प्रकृति ने हमारे साथ ऐसा हमें एक टाइम दिया है, तो हम समझौता क्यों नहीं कर रहे? चलिए, एक बहुत ही अच्छा सवाल है हमारे लिए। ये सुरेंद्र सिंह, इन्होंने कहा कि मेरा बेटा आपके एकेडमी में पढ़ता है, और मैडम ये सवाल सभी स्कूलों के लिए है। अनलॉक इंडिया चल रहा है, लॉकडाउन से अनलॉक इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं, और सरकार ने भी अपने अपने जो भी सेक्टर्स को अनलॉक किया है पूरी तैयारी के साथ किया है। कल स्कूल खुलते, वो 10 दिन में खुले, 1 महीने में सरकार की गाइडलाइन है। तो आपने क्या तैयारी की है कि वो बच्चे सेफ रहे, क्योंकि वहाँ पर एक साथ से समूह में बैठेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रह पाएगी। उसके लिए स्कूलों ने कोई तैयारी की है या नहीं की? ये बहुत ही अहम सवाल है, और सुरेंद्र सिंह का है, ये बहुत अच्छा सवाल है। सुरेंद्र जी, आपका आपकी क्या तैयारी है अनलॉक स्कूल के दौरान? मैं आपको इस बारे में कहना चाहता हूं कि आज स्कूल की तैयारियों के ऊपर पेरेंट्स को डाउट करने की जरूरत नहीं है। मुझे डाउट पेरेंट्स की खुद की तैयारियों के ऊपर है, क्योंकि ये कहा जाता है कि अगर स्कूल खुलेंगे, कई पेरेंट्स से क्वेश्चन आते हैं कि हम स्कूल में बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। मैं मानता हूं कि आपको नहीं भेजना चाहिए यदि आपको इतना डर है, लेकिन क्या आप खुद अपने घर में इस बात की सिक्योरिटी लेंगे कि आप कहीं बाहर नहीं जाएंगे, या इस बात की सिक्योरिटी लेंगे कि आपका बच्चा कहीं नहीं बाहर जाएगा मार्केट से लेके कहीं? क्योंकि कोरोना घर में नहीं पैदा होता, वो बाहर से ही आना है, और आपके माध्यम से ही आना है, आपके रिश्तेदार के माध्यम से आना है, आपकी पोजीशन के माध्यम से आना है। तो पहले तो ये बिल्कुल तय है कि अगर पेरेंट्स इतनी चिंता अपने बच्चों के कैरियर करते, करना चाहिए, स्वाभाविक भी है, मैं भी करूंगा इस चीज के लिए। तो स्कूल के पास सारे संसाधन हैं, स्कूल के पास सोशल डिस्टेंसिंग के सारी चीज़ों का मानदंड उन्होंने पढ़ा है। अगर स्कूल खुलेंगे तो उनकी गाइडलाइंस भी आएंगी, और गाइडलाइंस आएंगी तो उनकी मॉनिटरिंग कमेटी भी बनेगी, और उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स होगी, और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो करते हुए बस से लेके और स्कूल की क्लासरूम तक हर चीज़ को सैनिटाइज करते हुए, हर चीज़ का ध्यान रखते हुए हम उसको फॉलो करेंगे, और बच्चे की सेफ्टी सिक्योरिटी का बिल्कुल ध्यान रखेंगे। मेन गेट से ही बच्चे का पता लग जाएगा कि उस बच्चे का कोई टेम्परेचर तो नहीं है, और उसकी सारी सैनिटाइजिंग की व्यवस्था होगी, बशर्ते कि पेरेंट्स इस बात की जिम्मेवारी ले कि वो आपके अपने शेड्यूल के अंदर। मार्केट में अभी मैं आज सुबह भी गया हुआ था, कोई रजिस्ट्री का मेरा काम था, वहाँ जाके देखा कि ऐसा कुछ भी नहीं था, पेरेंट्स ऐसे ही घूम रहे हैं, कोई किसी तरह का हैंड वॉश की तो बात दूर, वो इसको टच कर रहा है, वो ये कागज उठा रहा है, वो इतनी फाइलें पकड़ा रहे हैं, वो सारे काम कर रहे हैं। पहले तो अपने समाज की व्यवस्था को ठीक करना पड़ेगा, फिर स्कूलों की व्यवस्था के ऊपर हम कोई क्वेश्चन उठा सकते हैं। तो मैं अश्योर करता हूं कि जैसे स्कूल खुलेंगे, गाइडलाइंस को प्रॉपर मेंटेन करते हुए बच्चों के सेफ्टी कंसर्न के लिए हम सबसे ज्यादा चिंता करेंगे, इस बात की जिम्मेवारी भी लेंगे। जी अंजू मैम, कविता बत्रा है पटियाला चौक से, वो कहती है चलो स्कूल की फीस तो भर भी देंगे, अगर भरनी पड़ी तो एडमिशन फीस भी लेंगे क्या आपके स्कूल? क्या भी वो कंसेशन? आपने कहा कि सैलरी चलती है केवल फीस से, जी एडमिशन फीस जिसमें भारी भरकम चार्जेस होते हैं, बिल्डिंग का वो पता नहीं कितने होते हैं वो। सर डेफिनेटली कविता जी का बहुत अच्छा सवाल है। कविता जी से मैं ये पूछना चाहूंगी कि क्या स्कूल की डेवलपमेंट रुक गई? जो हम डेवलपमेंट एनुअल डेवलपमेंट चार्जेस लेते हैं, क्या स्कूल में इनफैक्ट आप हमसे उम्मीद करते हैं कि और एक्स्ट्रा डेवलपमेंट हो? वही फर्नीचर जिस पे 30 बच्चे बैठते थे, आप उम्मीद करते हैं कि वहाँ 30 बच्चे हों, हमें 3 गुना फर्नीचर चाहिए। क्या हमारे बिजली के बिल माफ हो गए? क्या हमारे पानी के बिल माफ हो गए? क्या हमारी बसेस की EMI माफ हो गई? सीधा आप एडमिशन फीस लेंगे? डेफिनेटली सर, लेंगे, क्यों नहीं? ये हमारा अधिकार भी है। एक बात मैं बताना चाहता हूँ, फीस में मैं आपके साथ खड़ा हूँ, ऑडियंस की तरफ से मैं जनता के साथ। देखो, आपको फाइनेंशियल स्थिति का शायद अभी इतना ज्ञान नहीं होगा, या है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी जितने भी एक्सपेंसेस हैं, मैं फाइनेंशियल सिचुएशन पे बात कर रहा हूँ कि उसमें EMI से लेकर
और जो जनरल एक्सपेंसेस है वो सारे के सारे पेंडिंग है। गवर्नमेंट ने हमारी किस्तें माफ नहीं की हैं, वो डेफर की हैं। अगर मेरी 14 बसें खड़ी हैं तो 14 की मुझे 6 लाख रुपए 7 लाख रुपए महीना देना है तो वो देना है, वो कहीं से नहीं आएगा, वो एनुअल चार्जेस से ही आएगा। तो अगर स्कूल बंद भी है और हमें इतना बड़ा स्कूल चलाने के लिए बहुत हाई वोल्टेज का वो ट्रांसफार्मर रखना पड़ता है, 30,000 रुपये महीना मेरे बंद मीटर का बिल आता है, और थोड़ा बहुत चलता है तो वो भी आएगा, वो भी उसी में से आएगा। गवर्नमेंट हमें इस तरह की सहायता दे दे, हमें फ्री कोई ऐसी लोन हमें अरेंज करा दे 2-3 साल के लिए, हम रिकवर कर देंगे। पेरेंट्स को भी चाहिए गवर्नमेंट से हमारे प्रति कोई ऐसा कोऑपरेशन करे तो कोई दिक्कत नहीं, अदरवाइज स्कूलों को खर्चे मीट आउट करने के लिए हमें करना पड़ेगा। हम हाई कोर्ट में भी हैं, और हाई कोर्ट दिल्ली ने, हाई कोर्ट राजस्थान ने, हाई कोर्ट पंजाब ने, सबने ये डिसीजन दे दिए हैं कि स्कूल जो एक्चुअल खर्चे हो रहे हैं, ये मैं नहीं कहता कि भाई हमने कोई फीस बढ़ाई है वो लेनी चाहिए, हमने वापस कर दी। हमने ये भी कहा कि जो ज्यादा खर्चे हैं उनमें से हम जरूर कहीं ना कहीं कटौती होगी, वो तय है कि जो खर्चे हमारे जेन्युइन खर्चे नहीं हुए हैं हम मिल बांट के जरूर कम करेंगे, और वो रिबेट भी देंगे, उनको बेनिफिट देंगे, बट कुछ चार्जेस तो चाहे ऑनलाइन कुछ तो पेरेंट्स दे सकते हैं। हाँ, बस कंसेशन मिलेगा एडमिशन 100% मिलेगा। अंजू मैम शायद आप मुस्कुरा रहे हैं। सर, परिवर्तन परिस्थितियां दोनों साथ चलती हैं, तो इस मुस्कुराहट के पीछे कोई छिपा हुआ राज नहीं है। लेकिन जैसे सरकार ने कहा कि जिन पेरेंट्स को प्रॉब्लम है वो एक एप्लीकेशन दे सकते हैं, स्कूल प्रिंसिपल और स्कूल मैनेजमेंट उस पर विचार कर सकती है। लेकिन मुझे समझ में ये नहीं आता कि जिस घर में माता और पिता दोनों ही सरकारी जॉब कर रहे हैं, टाइम से पहले उनकी सैलरी आ रही है, और अभी तक मुझे ये कहने में कोई झिझक या शर्म नहीं है, अभी तक उन्होंने अपने बच्चे की कोई भी फीस स्कूल में नहीं दी है। क्यों? चलिए अपवाद हर जगह मिलते हैं मैम। सर क्यों फिर हम संस्कारों पे बात उठाते हैं? गुरु दक्षिणा के बिना तो एकलव्य को भी ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ। हम तो आज फिर भी वर्तमान काल में जी रहे हैं, जिसको हम कहते हैं कि कलयुग आया हुआ है। लगता है देंगे आप भी थोड़ा बहुत पेरेंट्स को कुछ न कुछ कंसेशन। संदीप मोर हैं डिफेंस कॉलोनी से, बहुत अच्छा सवाल है सर। हर साल आपकी किताबें बदल जाती हैं, ये क्या है? और किताबों के ऊपर बहुत बवाल होता है, इतना मोटा मोटा कमीशन वो एनसीईआरटी में 600 रुपए की मिलती है, यहाँ जो बुक सेलर है 6000 की देते हैं। ये स्पष्ट बताएं दोनों प्लीज, क्योंकि बहुत बवाल होता है जब भी किताबें लेने जाते हैं तो एनसीईआरटी 600 और यहाँ बुक डिपो सीधे 6000, और सीधा बोलते हैं कि इनमें स्कूलों का कमीशन होता है भारी भरकम। सर देखिए, एक परंपरा हो जाती है, मैंने आपसे सुना, इनसे आपने सुना, आपने किसी और को कहा, जो बात यहाँ से शुरू हुई वहां तक जाते जाते वो कुछ और ही हो गई। जो शिक्षा विभाग के निर्देश हैं उनमें साफ लिखा है, जो एनसीएफ है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, उस पर आधारित पुस्तकें आपको पढ़ानी चाहिए। अगर मैं मेरे स्कूल की बात करूं तो हर सेशन में मुश्किल से 2 या 3 किताबें हम चेंज करते हैं। उसका एक कारण होता है कि किताबों में हर साल कुछ नया ऐड हो जाता है, आपकी उपलब्धियां बदल जाती हैं। एनसीईआरटी की किताबें रखते हैं या प्राइवेट पब्लिकेशंस की किताबें? सर दोनों मिक्स होती हैं। अगर 9th ऑनवर्ड आप बात करें तो प्योर एंड प्योर एनसीईआरटी है। लेकिन अगर मैं अपने स्कूल की बात करती हूँ, 1ली से 12वीं कक्षा तक बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जहां हमने बिल्कुल एंड बिल्कुल एनसीईआरटी बुक्स रखी हुई हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, पिछली बार हमने एक किताब एनसीईआरटी की लगाई, 30 में से 16 बच्चों के पेरेंट्स मेरे पास आए, मैडम ये किताब इसको आप बदल दीजिए, क्योंकि ये खेल खेल में शिक्षा है, आज जो कंपटीशन का दौर है हमें इसके साथ एक्सरसाइज भी चाहिए। तो सर आज का जो टाइम है उसको मैच करने के लिए हमें प्राइवेट और एनसीईआरटी दोनों ही बुक के सामंजस्य के साथ चलना पड़ता है। 9th ऑनवर्ड भी बिल्कुल एंड बिल्कुल हम लोग एनसीईआरटी पढ़ाते हैं, लेकिन कंपटीशन में उत्तीर्ण होने के लिए वहां पे बच्चों को अपनी मर्जी से वहां भी कॉम्पिटिटिव की किताबें खरीदनी पड़ती हैं, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक आदमी की विचारधारा किसी एक छात्र या एक अध्यापक को संतुष्ट कर पाए। वहां पे हम 4 लेखकों की, 5 लेखकों की किताबों का एक मिलन करते हैं, और उससे एक जो फैंटास्टिक एजुकेशन मटेरियल निकलता है उसको निकालने के लिए ये हमें करना पड़ता है। सुभाष जी आप क्या कहेंगे? हंगामे होते हैं जो बिल्कुल मैं तो इस बात को बेहतर मानता हूँ कि आपको ग्रुप डी की जॉब करनी है या डॉक्टर और इंजीनियर बनना है।
ये पेरेंट्स की चॉइस होती है जिसके कारण कि वो अपने बच्चे की एजुकेशन पे खर्च करता है। और जब इस तरह की बातें आ जाती हैं तो आज उन चीज़ों पे बहुत रिसर्च होती है, उन पे काम होता है कि आज बच्चा इस कंपटीशन के युग में कितने ऑप्शंस ढूंढ सकता है। एनसीईआरटी एक ऑप्शन है जो नेशन वाइड है, मैं मानता हूँ बेसिक्स हैं, बेसिक्स सेम है, उसके अंदर एक लिमिटेड एरिया है आपका, और उसके बाद उस बच्चों को आज के दिन में बच्चा बहुत क्रिएटिव है, उस बच्चों को इतना और ऑप्शन चाहिए जिसके ऊपर रिसर्च करते हुए इंटरनेशनल एक्सपोजर की बुक्स की रिकमेंडेशन रिक्वायरमेंट बन गई है। आज बच्चा उनको देखने के बाद तो खुद इस बात को महसूस करता है कि ये देख के मैं करूँ। आज आप देखो, कल ब्लैक एंड व्हाइट चैनल चलते थे, आप आज के चैनल्स के क्या डिफरेंस आ रहे हैं। आप जब तक अपना कुछ सारी चीज़ों को अपडेट नहीं करोगे, लेटेस्ट चीज़ें नहीं लेके आओगे, और ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ नहीं लेके आओगे, तो उसमें है। जहाँ तक बात अवेलेबिलिटी की है, हमारे करनाल के अंदर हमारे डीओ साहब ने एक ऑर्डर जारी कर दिया कि पूरे करनाल के अंदर बुक्स सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी की लगेंगी, कोई प्राइवेट नहीं लगेगी। सब ने तय कर दिया, बैठ के जी बुक्स दे दो। आप, मैं गारंटी देता हूं कि नर्सरी फर्स्ट क्लास से लेकर 8वीं तक हर एक सब्जेक्ट की बुक्स अवेलेबल करा दो पूरे इंडिया के अंदर, हम मान देंगे। क्योंकि करोड़ों बच्चे पढ़ते हैं और एनसीईआरटी का इतना बड़ा तंत्र नहीं है कि बुक्स अवेलेबल करा दे। प्राइवेट पब्लिकेशंस इसलिए लगाने पड़ते हैं, हमें वहाँ भी है। अब रही बात कमीशन की, बिल्कुल जायज़ बात है, मैं तो स्वीकार करता हूँ उन बातों को कि ये बात को क्वेश्चन स्वाभाविक है उन लोगों के। शायद उन पेरेंट्स को इस बात का पता नहीं है कि जो पब्लिकेशन की बुक्स आती हैं उनके ऊपर कितने बड़े एक्सपर्ट्स के काम होते हैं। ऑक्सफोर्ड, मैकमिलन, रचना सागर के नाम शायद उन पेरेंट्स ने नहीं सुने जो 40% कमीशन की बात करते हैं। आज जो स्थिति इन बड़े पब्लिकेशंस की है, इतने बड़े ग्रुप्स की है, 10 से 15% कमीशन वो देते हैं, बुक सेलर भी जानते हैं। हम मेरठ या दिल्ली के उस चावड़ी बाजार से वो सड़क छाप किताबें नहीं लगाते, हम उन इंटरनेशनल एक्सपोजर के जिनकी का ब्रिटानिका आता है, जिनकी इतनी बड़ी बड़ी मतलब इंग्लिश की सीरीज आती हैं, जो ब्रिटिश काउंसिल की सीरीज आती हैं, वो बुक्स जब पढ़ाते हैं तो उनके ऑथर्स की भी कॉस्ट होती है, और उसमें 10 से 15% में, जिसमें 10% नहीं, बुक सेलर तक तो ठीक है, स्कूलों का होता है या नहीं होता? 10% पेरेंट्स को हम लोग रिबेट देते हैं, 5% तो भाई उस वेंडर के खर्चे भी होंगे, और 5% अगर मैंने उसको दे दिए उससे, तो मेरे ख्याल से वो पूरा इंफ्रा का जो सारा सिस्टम घर घर पहुंचाने तक की जिम्मेवारी वो ले रहे हैं, वो नहीं है। ये गलत बात है कि कोई 40 से 50% कमीशन, कोई इस तरह के अपवाद हैं वो ले रहे होंगे, हमें इस बात से नहीं है, उनका स्टैंडर्ड नहीं होगा। सर, इसमें मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगी, बड़ा सिंपल सा एक एग्जांपल देती हूँ पेरेंट्स के लिए। एनसीईआरटी दूध का ग्लास है, हर बच्चे को, हर इंसान को दूध पीना है, हॉर्लिक्स की जरूरत कहाँ पड़ी? जो हमारी प्राइवेट बुक्स जिनको हम लगाते हैं, आप ये मान के चलिए कि ये वो दूध है जिसमें हॉर्लिक्स मिक्स है। आजकल 95% बच्चे किसी भी फ्लेवर को ऐड किए बिना दूध नहीं पीते, तो इसीलिए हमें प्राइवेट पब्लिकेशंस की जरूरत पड़ी। शायद पेरेंट्स को समझ आ गया होगा कि एनसीईआरटी से बाहर हमें क्यों जाना पड़ा। चलिए स्वाति में इसमें कुछ और मैं कहना चाहता हूँ। सन 2005 के अंदर एनसीईआरटी का एडिशन छपा था, और अब 2021 में आना है। 15 साल पुरानी वही स्टोरी, वही चीज, वही कहानी जो चल रही है। मैं कहता हूं कि मैथमेटिक्स के फॉर्मूले सेम हो सकते हैं, साइंस के फॉर्मूले सेम होते हैं, हम उनको रिकमेंड भी करते हैं, लेकिन आज जमाना कहाँ बदल गया है, आज किस चीज़ के अंदर क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो लेटेस्ट जो एनसीईआरटी बेस्ड करिकुलम के ऊपर लेटेस्ट डिजाइन की जाती हैं, इसलिए उस बच्चे की उस नॉलेज को अपडेट और एनहेंस करने के लिए इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। आप भी मानते हैं कि आज आप क्या काम कर रहे हैं और आप कैसे अपने आप को अपडेट करते हैं। जी देखिए, स्वाति मेहता न्यू मार्केट से, इनका बड़ा जेन्युइन सा सवाल है। शायद ये भी किसी प्राइवेट स्कूल में टीचर है या इनका कोई रिश्तेदार होगा, कोई या कोई जानकार। कहते हैं कि वो स्कूलों ने अध्यापकों की अभी तक सैलरी नहीं दी है, तो वो पेरेंट्स कहाँ से दे स्कूल फीस? मतलब बात ये हो गई है कि मैं एक मोटरसाइकिल लेके पेट्रोल पंप पे चला गया और मैंने कहा भाई तेल डाल दे उसमें। अब वो कहता है कि पहले पैसे दे, वो कहता है पहले तू तेल डाल, तेरी नीयत में खोट ना हो जाए, तेरी नीयत में खोट। आप फीस नहीं देना चाहते, ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सैलरी मिल जाए। हमने साफ कह दिया फीस आएगी तो सैलरी जाएगी, उसी तरह से तेल डलेगा तो पैसे मिलेंगे, दोनों बातें सेम है ना। अब उन स्कूलों की जो बात कर रहे हैं उनकी 3% 4% भी फीस नहीं आई है। ये हालात है। मेरा एक मित्र का पटियाला चौक पे स्कूल है, आज ही मेरे उससे बात हो रही थी। मैंने कहा भाई क्या हाल है? कहता जी वो मेरा एक पेरेंट है, वो लोको में गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, आज बड़ी खुशी हुई
मैंने कहा फीस दे दे, 1220 रुपये उसने पेटीएम से मुझे ट्रांसफ़र करा दी। और पहला दिन मेरा ऐसा है कि आज शाम को घर में थोड़ा सा ठीक ठाक हो जाएगा। ये हालात मैं आपको बताना चाहता हूँ। 80% स्कूल हस्बैंड वाइफ स्कूल चलाते हैं, उनका बेटा भी वहीं पढ़ता है, उनका मकान भी एक कमरे में उसी स्कूल के अंदर बना रखा है। वो सुबह उस पार्क में पौधा भी में पानी भी अपने आप देता है, वो सोशल चिंता भी करता है। ये स्थिति उनकी है। वो टीचर को तो फिर भी कहीं ना कहीं से उधार लेके आएगा, मांग के ले आएगा, जो फीस आएगी पहले उसको दे देगा। आप उसकी चिंता करें। जो गवर्नमेंट की जिम्मेवारी थी, मैं बड़े कटु शब्दों में कहता हूँ, शिक्षा और चिकित्सा गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है। आज अगर विकसित देशों की आप बात करते हैं, मैं घूम के आया हूं विदेशों के अंदर, मैं वहां के एजुकेशन को समझता हूं। वो कहते हैं कि वहां के गवर्नमेंट स्कूल बहुत एडवांस है, क्योंकि गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। आज जो 2,500 करोड़ का गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा का बजट गवर्नमेंट स्कूलों पे लग रहा है, क्या उसके अंदर 250 करोड़ का बजट आपके पास नहीं हो सकता इन सारे सिस्टम को चलाने के लिए, इन सुविधाओं के लिए? तो इसमें आप स्कूल मिलकर आवाज उठाए ना, पेरेंट्स तो अरे आप आवाज उठाने की बात कर रहे हो। हमने इतनी अपील कर दी, शिक्षा मंत्री से 1.5 घंटा मीटिंग होगी, हम कोर्ट में चले गए, हाई कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट चले गए, और सारे पोर्शन के बावजूद भी क्योंकि गवर्नमेंट के पास कोई प्रोविजन नहीं है, उनको पेरेंट्स का वोट बैंक दिखता है, हमारी उनको कोई चिंता नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि इनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 15,000 स्कूल 15 लाख बच्चों के कैरियर के सामने कहाँ खड़े होंगे? लेकिन इस देश की विडंबना है, स्थिति है कि प्राइवेट सेक्टर के किसी भी व्यक्ति के लिए, मेरी अपनी बात नहीं कर रहा, प्राइवेट स्कूल तो ठीक है, सब कुछ आपको लेना है, आपका घर बनेगा तो स्कूल फीस की दिक्कत आएगी, आप कोई और काम करे, कार लेंगे तो भी स्कूल फीस की दिक्कत आएगी। लेकिन प्राइवेट सेक्टर का एम्प्लॉई, चाहे आपके जेसीएन की बात कर लूँ मैं, चाहे वो किसी कंपनी की बात कर लें, या एक सेल्समैन की बात कर लें जो किसी डिपार्टमेंटल स्टोर पर लगा हुआ है, जब तक उसके अंदर कोई प्रोडक्शन नहीं होगी, जब के अंदर से कोई चीज़ नहीं आएगी, सैलरी देना मुमकिन नहीं है। ये चीज मैं समझ रहा हूँ, तो पेरेंट्स को समझ लेनी चाहिए, ये रिश्ता आज का नहीं है, युगों युगों का रिश्ता है। ये आपके बच्चे और आपके टीचर का रिश्ता है, ये शिष्य और गुरुजन का रिश्ता है। इसको समझिए और आपके लिए बहुत इजी है, हमारे लिए आसान हो जाएगा। चलिए, ये नेहा जी हैं हमारे लिए, इन्होंने एक अच्छा सवाल उठाया कि ऑनलाइन जो चल रहा है, ये विनोद कुमार भी है हिरका गांव से, राजू बरसोड़ा से भी है, पवन कुमार भी है। पवन कुमार ने तान्या के लिए आपको बधाई दी है। लेकिन ये कहते हैं जूम ऐप जो चलती है वो नेट गांव में और खास शहर में भी ये कई बार हैक हो जाता है, उसमें एक बच्चा पिछड़ जाता है, उसकी क्लास मिस हो जाती है, तो फिर वो अपने आप को ये फील करता है, बच्चे भी आजकल काफी सीरियस, मेरा ये लेसन छूट गया, मेरा ये चैप्टर छूट गया, उसको कैसे कवर करा पाएंगे आप स्कूलों के पास? सिंघा साहब, मैं बताता हूँ आपको, इस पर मैंने बहुत रिसर्च किया, हमारी बातचीत हुई, तो मैम भी आपको बताएंगे, उनका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। ये बिल्कुल जायज़ बात है, आज गाँव में इंटरनेट की समस्या है और बच्चे को वो सारी सुविधाएं भी नहीं मिल पाती है। उसके लिए हमने क्या ऑप्शन किया, जूम क्लासेस में ये हमारी 80% अटेंडेंस है, 60% अटेंडेंस है, जो बाकी 20 से 30 या 40% बच्चा बच गया, उसको हम यूट्यूब चैनल प्रोवाइड करा रहे हैं, उसको हम वीडियो बना के उसके खुद पर्सनल व्हाट्सएप पे उसके पास भेज रहे हैं, तो बच्चा वो जो वंचित हो जाता है उसके काम कर लेते हैं। दूसरी बड़ी बात, मेरे पास एक गांव है, जैसे गांव की बात कर रहे हैं, गांव के परिवेश में हमारी बसें जाती हैं। एक गांव में एक बच्चे ने कहा, सर मेरे घर में ना वो मोबाइल नहीं है, एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है। मैं बिल्कुल जेन्युइन प्रॉब्लम को समझा जैसे आपने क्वेश्चन किया था, लेकिन मुझे यूँ पता था कि उसी गाँव में एक टीचर का बेटा भी पढ़ता है और उसी क्लास में पढ़ता है। मैंने कहा, बेटे तुम 4 बच्चे एक जगह इकट्ठे हो जाओ, तुम जब क्लासरूम में वो हो सकते हो, तो एकदम से उस बच्चे के उस पर समझ में आई, और आज ये है कि वो बच्चे कोऑर्डिनेशन के साथ पूरी शिक्षा दे रहे हैं, वो लेक्चर भी आपस में कर रहे हैं। इस तरह का प्रोविजन किए जा सकते हैं, स्कूल इस बारे में चिंता करता है। और उसके बाद हमने अपने यहाँ वो स्टोर किया हुआ है। कोई पेरेंट ये कहता है कि भी मुझे नहीं मिला, हम उसको दोबारा से पेन ड्राइव में भी दे सकते हैं। अगर वो बच्चा, क्योंकि महीने में किसी दिन आके फिजिकल भी अपनी उस समस्या को किसी टीचर के डिस्कस करना चाहता है तो वो कर सकता है। मैम, आपके स्कूल ने क्या प्रबंध किया जो बच्चा पीछे रह गया, अगर चैप्टर बिल्कुल सही बात है, जैसे सुभाष जी ने कहा कि जूम ऐप में कई बार बच्चे पिछड़ जाते हैं, कनेक्टिविटी नहीं हो पाती है, किसी बच्चे का कनेक्शन नहीं मिल पाता है, तो उसके लिए जैसे सर ने कहा ऐसी ही सुविधाएं हैं। आपके पास यूट्यूब पे वीडियोज हैं, उसके बाद हर बच्चे के नंबर पे वही मटेरियल व्हाट्सएप वीडियोस जाती हैं, फिर उसका टेक्स्ट जाता है और उसके बाद वो सारा का सारा मटेरियल स्कूल के सिस्टम में सेव है। अगर फिर भी पेरेंट्स व्हाट्सएप भी नहीं यूज कर पा रहा है, वो सेव मटेरियल भी नहीं ले पा रहा है, तो वो स्कूल आके हम लोगों से कांटेक्ट करें, हम लोग उनको हर चीज प्रोवाइड कराने के लिए तैयार हैं। जी, चलिए, ये शीतल जी हैं कि
ये शायद आपके साथ खड़ी लगी नजर आई है मुझे। कहते हैं स्कूल में रेगुलर कंपटीशन जो एग्जाम होते थे उनको कैसे मैनेज करेंगे, वो संतुष्ट है स्टडी से जो भी ऑनलाइन है, तो जो रेगुलर कंपटीशन होते थे, वीकली होते हैं, मंथली थे, तो उनको कैसे मैनेज कर पाएंगे बच्चे के इंटरेस्ट के लिए? देखो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और हम भी इस बात से कंसर्न है, क्योंकि जिस बच्चे को एक स्टेज परफॉर्मेंस के माध्यम से एक उसका एक्सपोजर मिलता था और उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता था, वो कहीं ना कहीं आज लैक हो रहा है। फिर भी निजी स्कूल जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उन्होंने सबसे बड़ा बीड़ा इसमें उठाया है। आज ऑनलाइन क्विज कॉन्टेस्ट हो रही हैं, आज पेंटिंग कंपटीशन हो रही हैं, आज जैसे ऑनलाइन स्टडीज जा रही हैं उसके साथ साथ हम उन चीज़ों पे भी अभी भी लेटेस्ट वर्जन क्या आ रहा है कि तीज सेलिब्रेशन भी हो रही है। पेरेंट्स के मदर्स का खास तौर पर कंपटीशन उसमें हम लोगों ने कराया है। जैसे जैसे जो एक्टिविटीज एज पर हमारे एक्टिविटी कैलेंडर है जो पूरे साल में, और उसमें 100% ना देके तो मैं इतना जरूर मानता हूँ 60 से 70% तक वो बच्चे उसमें अपना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और आज वो बच्चा अपने घर में अपने रूम में वो काम करता है और उसके बाद वो अपनी वीडियो अपलोड करता है, तो पूरी फेसबुक और मीडिया के माध्यम से देखता है कि उस बच्चे ने ये काम किया है, बशर्ते कि पेरेंट्स उस बच्चे को जो उनकी जिम्मेवारी बनती है कि वो एटमॉस्फेयर क्रिएट करवाए। होता क्या है कि हम बच्चे को इग्नोर कर देते हैं। अगर उस बच्चे को एक सेपरेट रूम है उसके पास और उसके अंदर उसके सारे वो गैजेट्स के साथ में वो एटमॉस्फेयर आप दे दें कि बेटे मैं तेरी वीडियो बना रही हूँ, मदर भी करती हैं और मैं आपकी इसको अपलोड करूँगी, तो कंपटीशन का एक पार्ट है, उसको हम करवा रहे हैं और आगे भी इसके भी काम करेंगे। मैं तो बिल्कुल साफ कहना चाहता हूँ कि ये 1-to-1 रिलेशन है, ये स्कूल का और बच्चों का, टीचर का और बच्चों का। क्या पेरेंट्स उन दिनों को भूल गए जब वो कहते थे अगर तूने घर में दूध नहीं पिया शरारत की तेरी मैडम को बताऊंगी, और बच्चा कहता मैम मम्मी मैडम को मत बताना। आज भी स्थिति है, अगर कोई बच्चा घर में शरारत कर रहा है तो फोन में आ देती है या तेरी मैम से बात कराती हूँ। ये ऑनलाइन टीचिंग जो जिनको ये गलत फहमी है कि हमें वो गवर्नमेंट कहती है कि चैनल चला दिए और उन चैनल से बच्चा देख के पढ़ लेगा, बहुत ही इंटरनेशनल के आपके चैनल्स मिल जाएंगे यूट्यूब, लेकिन जो टीचर उसको फेस देख के या सिर्फ फोन पे बात करके समझा सकता है, जो उसकी मैडम है जिसको वो मैडम मानता है बच्चा। मेरी आज एक छोटे बच्चे से बात हो रही थी, मैं पार्क में घूम रहा था, एक यूकेजी के बेटे कौन सी क्लास में, यूकेजी में। मैंने कहा पढ़ती हूँ रोज सर। इतनी छोटी सी तू पढ़ती कैसे, स्कूल तो तेरा लगता नहीं है। वो कहती है रोज मेरे पास होमवर्क आता है। कहाँ से आता है, मोबाइल पे आता है। मोबाइल तो है नहीं, कहती दादी के मोबाइल पे आता है और फिर दादी मुझे देती है, फिर कॉपी में काम कराती है और फिर मैं उसकी फोटो खींचती हूँ, मैम को भेज देती हूँ। क्या क्रिएटिविटी है। वो बच्चा क्या उस स्कूल को भूल जाएगा? क्या वो पेरेंट जो आज पेरेंट बन गए कल वो स्कूल में जाते थे उन यादों को भूल जाएंगे जो स्कूल में मिलती है? तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये समझने की जरूरत है, जागने की जरूरत है। और जहाँ तक ये एग्जामिनेशन का सवाल है सर, तो मैं शीतल जी को बता दूं कि आपको पता होगा अभी जो आईआईटी का एग्जाम होता है वो हमारा एनटीए कम्प्लीटली ऑनलाइन लेता है, और इस साल से नीट के लिए भी कुछ ऐसी ही तैयारियां चल रही हैं जो गवर्नमेंट अपने लेवल पे कर रही है। तो उसी को फॉलो करते हुए जो स्कूल्स हैं, अब जो ये चेंज आया है तो इस तरह से स्कूल्स भी जो एग्जाम्स हैं वो ऑब्जेक्टिव और ऑनलाइन उसको अरेंज करा रहे हैं। तो जब एग्जामिनेशन ऑनलाइन होंगे तो रिसोर्सेज भी बच्चे ऑटोमेटिकली उसको अरेंज कर ही लेंगे, क्योंकि जब पहली बार आईआईटी का एग्जाम ऑनलाइन हुआ तो ये बहाना एक बच्चों ने लिया था कि हमने पहली बार दिया, हमसे ये नहीं हुआ, लेकिन अगले बार बच्चों को पता था कि हमें देना ही ऑनलाइन है, वो उसी तरह के माइंड सेटअप के साथ तैयार थे। तो शीतल जी, आगे आने वाला दौर टेक्नोलॉजी का है और मैं सभी पेरेंट्स को यही कहना चाहूंगी कि हमें अपने माइंडसेट को बदलने की ज़रूरत है। अभी हमें स्वीकार कर लेना चाहिए कि अब अगर यही स्थितियां रही तो चाहे एग्जामिनेशन हो या पढ़ाई हो, क्लासेस हो, वो सब ऑनलाइन ही चलेगा और उसमें समय के साथ हमें कदम बढ़ाना चाहिए। हेमा जी ये स्कीम नंबर 5 से ये कहती है कि ऑनलाइन क्लासेस के कोई फायदे भी हो रहे हैं या ये सिर्फ फॉर्मेलिटी है कि बच्चा स्कूल से जुड़ा रहे, कोई रिजल्ट? हेमा जी, इसका जवाब अगर आपका बच्चा स्कूल जाता है तो आप सबसे पहले अपने आप से पूछिए, जब 80%, 90%, 95% बच्चे ऑनलाइन क्लासेस में जुड़ते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इतने पेरेंट्स सिर्फ समय को बर्बाद करने के लिए बच्चे को मोबाइल देते हैं। उनका फायदा है, डेफिनेटली है। इसके साथ मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगी सर, जो सो कॉल्ड हमारी यंग जनरेशन है, हम ऑनलाइन कोर्सेज के लिए जो कि इंटरनेशनल कोर्सेज हैं या नेशन वाइड कोर्सेज भी हैं, हम ऑनलाइन करना पसंद करते हैं। ब्रिटिश अवार्ड स्कूलों के लिए दिया जाता है। मैं आपको बता दूं कि उसके लिए आपको ट्रेनिंग करना
कंपलसरी है और वो सारा ट्रेनिंग ऑनलाइन होता है, क्योंकि आज का जो कंपटीशन का एज है वो सर है ही ऑनलाइन। अदरवाइज ना हमें मोबाइल की जरूरत होती, ना कंप्यूटर की जरूरत होती। आप देखिए कभी लैंडलाइन नहीं हुआ करते थे, आज हमारे पास एंड्रॉयड फोन है और आने वाले टाइम में तो और फास्ट टेक्नोलॉजी आने वाली है। चलिए, नीरू जी है पटियाला चौक से, पूछ रही थी कि 3rd क्लास का भी सिलेबस कम होगा क्या। ये इन्होंने बता दिया है हमारे दोनों मेहमान ने कि सिलेबस 30% कम कर दिया गया है। मेरा चलते चलते एक अच्छा सवाल है शायद दोनों के लिए। देखिए, लगभग 3-4 महीने हो गए, बच्चे टीचर से दूर हो चुके हैं, टीचर बच्चों से दूर हो गए हैं। क्या दोनों स्कूलों में से कोई ऐसी प्लान या कोई ऐसी बच्चों के लिए तरीका अपनाया कि उनको स्कूल की याद आए और टीचर्स को अपने बच्चों की याद आए? सर याद तो तब आए ना जब कोई भूला हो। नहीं, जैसे वो वहाँ खेलते थे। सर आपका बच्चा स्कूल में जाता है, क्या वो अपने टीचर्स को भूल गया? क्या वो अपने स्कूल को भूल गया? तो याद आने का सवाल तो तब होगा जब वो भूला हो। हर रोज उसके पास स्कूल का काम जाता है, हर रोज वो अपनी केवल होमवर्क जाता है बच्चे नहीं के सर, पास, उसके पास वीडियोस जाती हैं। बंद हो गई हैं। नहीं सर, ये बात कर रहा हूँ जो फिजिकल एक्टिविटीज थी, स्पोर्ट्स पीरियड लगता था या टीचर से कई बार वो घर की बात बताते थे या टीचर उनको जहाँ सोशल डिस्टेंसिंग और सरकार हमसे ये बार बार रिक्वेस्ट कर रही है कि घरों में रहिए। मेरा कहने का मतलब सीधा है मैम, एक मनोरंजन का पीरियड भी लगा दीजिए ना। सीधा सीधा डेफिनेटली हफ्ते में होमवर्क नहीं सर, मैं बिल्कुल आपको बताना चाहूंगी, हफ्ते में एक दिन किसी भी स्कूल से कोई काम नहीं जाता, आपको सिर्फ एक्टिविटी दी जाती है। आप आधारशिला का फेसबुक पेज देख सकते हैं, पिछले हफ्ते मैंने एक्टिविटी दिया, आप मड बात कराइए, घर में बच्चों को मिट्टी में खिलाइए। और मैं तो पेरेंट्स को कहना चाहूंगी कि देखो सर, एक आज से 10 साल पहले जब लड़कियां स्कूल नहीं जाती थी, 20 साल पहले इस एज में 10, 12, 15 साल में घर के सारे सलीके सीख जाती थी। कहाँ से? क्योंकि हम उनको कहते थे सीखिए, और सीखना तो एक पूरे जीवन भर की कला है सर। आप बच्चों को अपने घर में संस्कार सिखाइए, उनको खाना परोसना सिखाइए, झाड़ू पोछा करना सिखाइए। आपके घर में काम वाली नहीं आती है तो आप झाड़ू लगाती हैं, तो आप बच्चे से जो कि 10 साल का, 12 साल का, 15 साल का है, उससे पोछा लगाना बताइए। तो मैं जापान का एग्जाम्पल कोट करना चाहूंगी यहाँ पे। 99% एजुकेशन वहां पे सरकारी है और किसी भी सरकारी स्कूल में एक भी सफाई कर्मचारी नहीं है, क्योंकि वहां पे बच्चों की जिम्मेदारी है। उनको पता है कि हमारा कल्चर क्या है, सफाई करना। जब गंदा हम करते हैं तो सफाई करना हमें आना चाहिए। तो ये बिल्कुल उचित समय है, पेरेंट्स इसको यूटिलाइज करें, अपने बच्चों को अपना कल्चर, अपनी जिम्मेदारी खुद उठाना सिखाएं। इससे अच्छी फिजिकल एक्टिविटीज क्या हो सकती हैं? मैं सिंगरा साहब इस पर एक बात कहना चाहूंगा कि आपने कहा था भाई टीचर्स के वो रिलेशन तो नहीं खो गए हैं या कोई ऐसी बातें नहीं हो गई हैं। मैं बिल्कुल इस बात का भी साक्षी हूँ, इस बात को उदाहरण देना चाहता हूँ कि कल ही हमारे बच्चों के रिजल्ट आए हैं 10वीं क्लास के, और 2 दिन पहले हमारे 12वीं क्लास के बच्चे हुए। मैं नेक्स्ट डे स्कूल में चला गया, लगभग 150 मेरिट हमारी बच्चों की आई है, मोर देन 90% मार्क्स थे। और बच्चे जब निकले घरों से और दौड़ के सीधे मिठाई की दुकान पे गए और एक एक डब्बा लेके और वो टीचर्स के सामने घरों तक पहुंच गए। ये अटैचमेंट होती है। वो बच्चे आज भी पाँव छूते हैं, वो बच्चे आज भी रिकॉर्ड करते हैं। मैं तो हाथ जोड़ के पेरेंट्स से कहता हूँ इस फीस के चक्कर में पढ़ के हमारे संस्कार और रिलेशंस को खराब मत करो। वो बच्चे आज भी, अगर हम ये कहें डायरेक्ट, अगर हम कहें कि मैं मेरे बेटे या बेटी को कहता हूँ बेटे सुबह फीस दे के आना, वो बगावत करके फीस ले जाएगा, फिर आप रह जाओगे। मैं ये बात कह रहा हूँ सर, हमारे तो आज ये रिक्वायरमेंट है। हमारे प्यार बच्चों में कोई कमी नहीं है, एक्टिविटीज की बात है, फिजिकल काम कराने की बात है, हम कर रहे हैं, हमें करने दो। ये रिलेशन सदा चलेगी। कोरोना तो शायद 2 महीने 4 महीने में खत्म हो जाएगा, हम यहीं रहने, हमारी चीजें यहाँ रहनी है। बहुत कुछ हमारे इस लाइव शो में निकला है आज, लेकिन एक बात भी निकल के आई है। हमारे हरियाणा में देसी कहावत है, ओड़ा बोड़ा गाजरामा को, यानी आपने बार बार फीस मांगने के लिए यहाँ पर भी पेरेंट्स से छोड़ा नहीं है। चलिए, अच्छी बातें निकली है। पेरेंट्स आपके लिए मैंने आपका जो इतना भी पक्ष था वो रखा, उसका आपको एक फायदा जरूर दिया। सुभाष जी ने आश्वासन दिया है कि कुछ जो एडमिशन फीस है उसमें आपको रिलैक्सेशन जरूर मिलेगा। आपके जो 4th स्कूल में जो 4th क्लास या नॉन टीचिंग स्टाफ है उनके लिए भी कहा गया कि उनको भी सुविधाएं दी जाएंगी, उनको घर चलाने के लिए खर्चे आराम से मिलेंगे। और टीचर्स आपका पक्ष मैंने रखा है कि दोनों हमारे मेहमानों ने कहा कि इस बार आप जिसने जो मेहनत की रात के 2 बजे तक, आपने सुबह 8 से रात के 10 बजे तक मेहनत किया, इंक्रीमेंट कुछ ज़्यादा ही लगेगा आपको। आप टीचर्स का भी मैंने पक्ष रखा है। और सर, बहुत अच्छी तरह से आपने अपना पक्ष रखा, मैम आपने पक्ष रखा। दोनों स्कूलों को मैं बहुत अच्छे रिजल्ट्स के लिए, जो हर साल रिजल्ट्स मिलते हैं उसके लिए
इस बार आप स्कूटी देंगे क्या या कटौती करेंगे चलते चलते? जी 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 हाँ, सिंघरा साहब बिल्कुल ये आपने बड़ा जायज़ क्वेश्चन किया है इस बात के लिए। स्कूटी देना और खर्चों में एडजस्टमेंट करना मेरे ख्याल से कोई क्वेश्चन ही नहीं है मेरे लिए। स्कूटी उस बच्चे की मेहनत है और मेरी कमिटमेंट है। जो बच्चों ने टॉप किया है, डिस्ट्रिक्ट टॉपर को इंडस को हमेशा स्कूटी देता है, वो आज भी कमिटेड है और उसी राइज पर हम उसमें भी आगे भी कमिटेड रहेंगे। अब इस बार 3 बच्चे हमारे स्कूटी के लिए हकदार हैं, मैं ज़रूर उसमें काम करूँगा। दूसरी बड़ी बात, देखो आज थोड़ा सा बजट पे कहीं ना कहीं कंट्रोल करना पड़ा। मैं पूरे सभी अखबारों में, न्यूज़पेपर में, मीडिया से भी इस बात की बात करता हूँ, बहुत बढ़ चढ़ कर इंडस की आती थी। मैं अभी भी ये कहना चाहता हूँ कि उन बच्चों के लिए कल सुबह आप शहर में होर्डिंग देख लेना, जिन बच्चों ने मेहनत की, अचीवमेंट्स की हैं, शायद उनके चेहरे भी कल देखने को मिल जाएंगे। जितना हमसे संभव हो पाएगा हम साथ कुछ नहीं लेके जाएंगे। जो लोगों को भ्रम है कि बड़े बड़े स्कूल बना दिए सारे काम हो गए, ये दुनिया में यहीं रह जाना है। हमने एक सुविधा बनाई, ये आपके लिए है, पब्लिक प्रॉपर्टी की तरह से इसको यूज किया जाता है। तो इस दुनिया में ना अंजू जी कुछ ले जाएंगे ना मैं कुछ ले जाऊंगा, आपने यादें साथ लेके जा सकते हैं। आपने मीडिया का जिक्र किया और दोनों स्कूल मीडिया के लिए बहुत फ्रेंडली हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं, तो मीडिया पर कुछ कैंची चलने जा रही है क्या इस बार? डेफिनेटली देखो मीडिया पर आपने हमसे क्या भी एनुअल चार्जेस भी आपको नहीं लेने, उनमें समझौता करना है। आपने ये भी कह दिया भी कुछ बच्चों की फीस पे भी समझौता कर दो, तो कहीं ना कहीं आपके साथ भी समझौता होगा, स्वाभाविक है इस चीज में। हाँ, लेकिन अगर यदि ये पेरेंट्स को और हमारे बीच में एक अच्छा समन्वय में, भगवान करे कि कोरोना जल्दी खत्म हो जाए, भगवान करे कि स्कूल खुल जाए, वो रौनक वो बाहर स्कूलों में दोबारा आ जाए और पेरेंट्स और हमारे बीच में एक अच्छा वो होते हुए आ जाए, तो जरूर पूरा साल पड़ा है, नया साल अच्छी तरह से मनाएंगे, आपकी एड के साथ भी मनाएंगे और हमारे प्यार के साथ भी मनाएंगे। जी मैम, सुभाष जी ने अपनी दिल की बात कह दी और चलते चलते आप भी अब पेरेंट्स से, स्टूडेंट्स से जो आपको मिस कर रहे हैं अपने स्टाफ से, मोस्ट वेलकम। बिल्कुल, चलते चलते देखिए यहाँ पे फीस और इन सब की चर्चा बहुत हुई। मैं एक ही बात कहना चाहूँगी, आज का जो माहौल है, बच्चे परेशान हैं, हम स्कूल कब जाएंगे, पेरेंट्स परेशान हैं कि कब खुलेंगे। मैं निदा फाजली की 2 पंक्तियों के साथ अपनी बात यहाँ पे समाप्त करना चाहूँगी। वो कहते हैं, जितनी बताई जाती है इतनी बुरी भी नहीं है जिंदगी, शायद बच्चों के स्कूल में कभी तुमसे मिली नहीं है जिंदगी। तो जब स्कूल खुलेंगे तो डेफिनेटली सब कुछ बहुत अच्छा होगा। एक पॉजिटिव उम्मीद के साथ आप सबको मेरा नमस्कार। जी ऑडियंस, चलते चलते एक बहुत ही हमें खेदजनक बात मिली है, कहीं ना कहीं से निकल के आई है कि कुछ पेरेंट्स टीचर्स के साथ बहुत बदतमीजी से पेश आते हैं और शायद वो टीचर्स के लिए तो अच्छा है ही नहीं है, स्टूडेंट्स के लिए भी नहीं है और हमारे संस्कार के लिए नहीं है। सुभाष जी, इस बारे में क्या? तो मैं इस मामले में बेहद दुख हुआ मुझे जब हमारे कुछ टीचर्स ने कहा कि आज पुराने पेरेंट्स ने बदतमीजी की। देखो, एक तो गुरु है, गुरु को भगवान का दर्जा हमारे शास्त्रों में भी दिया हुआ है और वो आपके बच्चे के टीचर हैं, तो उसके प्रति तो एक हिंदुस्तान की संस्कृति है कि अपशब्द कहना तो बहुत दूर की बात है, सोचना भी गलत है। एक विकृत मानसिकता के साथ आप कितने भी परेशान हो, कोई भी वजह हो सकती है, वो टीचर भी परेशान हो सकता है, उससे गलती भी हो सकती है। ऐसी परिस्थिति में भी हमारा हक नहीं बनता और मैं इस बात की बिल्कुल चेतावनी भी देना चाहता हूं, यदि आप इस तरह के अपने टीचर्स का निरादर करने का प्रयास करेंगे तो भगवान उन बच्चों को वो शिक्षा और संस्कृति नहीं दे पाएगा। ये आप लोगों के लिए भी मैं बिल्कुल कटु सत्य में इस बात को बताना चाहता हूँ। 1-2 पेरेंट्स ने उनके व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर कुछ गलत कमेंट करने की कोशिश की है, तो ये बिल्कुल निंदनीय भी है और असहनीय भी है। अगर कहीं जरूरत पड़ी, इस तरह की कोई बदतमीजी कहीं हो रही है, हमें साइबर सेल के माध्यम से अगर कहीं कोई बड़ा डिसीजन लेना पड़ा तो उस पर भी हम देंगे। तो इसलिए उनसे मेरी अपील है कि भगवान की दया से, उनको भगवान से डरते हुए, ये जो मर्यादा में रहते टीचर्स भगवान के रूप में काम कर रहे हैं, उनके प्रति आपकी संवेदनाएं उतनी ही सजग होनी चाहिए जितनी आप अपने परिवार भाई बहन के प्रति रखते हैं। ये मेरे आपसे अनुरोध है। आज रमेश सिंह जी ने और पूरे JCN ने हमें प्लेटफॉर्म दिया और रूबरू होने का मौका मिला। ये देर से लिया गया सही डिसीजन था, ये बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन मैं अब भी मानता हूँ कि आपकी इस पहल का हमारे आपस में संबंध सुधारने में और अच्छा तालमेल मनाने में मदद मिलेगी। हम पेरेंट्स के किसी भी आगे क्वेश्चन के लिए तैयार हैं। आपका सहयोग आपने किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी पेरेंट्स का बहुत बहुत आभार। चलिए ऑडियंस, आज की चर्चा से बहुत कुछ हमें सीखने को मिला और बहुत सारे समाधान भी हमें मिले हैं।
और हम हमेशा की बात ही नेक्स्ट वीक एक बार फिर कोशिश करेंगे कि किसी और मुद्दे के ऊपर यहाँ पर के हमारे मेहमानों को बुलाएं। और आपने हमारे इतने अपने सवाल भेजे, दिल की बात कही और हमें इतना प्यार सहयोग दिया हमेशा की तरह फेस टू पब्लिक को, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।